हेलो एवरीवन। आज है 10 जून 2025। तो आज के हमारे द हिंदू के टॉपिक्स रहेंगे। पहला होगा सुप्रीम कोर्ट की जो शिक्षा नीति है उसकी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। भारत में सफलतापूर्वक हींग की खेती, उसके बारे में न्यूज़ आ रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानदंडों को आसान बनाने की एक तकनीक की खोज की गई है। ट्रंप पर मुकदमा और निकल के निष्कर्षण उत्पादन को टिकाऊ बनाना और भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज अर्जेंट हियरिंग ऑफ तमिलनाडुज प्ली अगेंस्ट सेंटर ऑन एजुकेशन फंड्स। मतलब एजुकेशन फंड्स को लेकर जो तमिलनाडु ने याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री के कार्यान्वयन न करने पर समग्र शिक्षा योजना के तहत धन रोके रखने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया है कि राज्य सरकार ने मई में याचिका दायर करके 2024 और इस साल भी केंद्रीय धनराशि रोके रखने का आरोप लगाया था। पीठ ने कहा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है और इसे आंशिक कार्य दिवसों मतलब ग्रीष्म अवकाश का नया नाम उसके बाद लिया जा सकता है। मई में तमिलनाडु सरकार ने कथित तौर पर धनराशि रोके रखने के लिए केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संबंधित पीएम श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन को मजबूर करने का प्रयास किया जिस पर उसने कड़ी आपत्ति जताई है, विशेष रूप से विवादास्पद 3 भाषा फॉर्मूले पर। इसलिए शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया गया है कि एनईपी और पीएम श्री स्कूल योजना वादी राज्य पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि वादी और प्रतिवादी के बीच तमिलनाडु के भीतर उसके कार्यान्वयन के लिए औपचारिक समझौता नहीं हो जाता। मतलब तमिलनाडु ने ऐसा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फंड रोक कर रखा है तमिलनाडु सरकार का। तो उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब देखिए फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर ही इनकार कर दिया है। समग्र शिक्षा योजना आखिर क्या है? समग्र शिक्षा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना है जिसके तहत 2018 में शुरू किया गया था, जिसे मतलब 2018 में शुरू किया गया था। यह स्कूल शिक्षा को प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक समग्र रूप से बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर बनाई गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? शिक्षा का समग्र विकास किया जाएगा। प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका एक विशेषता है। समावेशी शिक्षा, जैसे कि लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, जैसे कि दीक्षा पोर्टल और स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा। शिक्षक ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग और का मतलब शिक्षकों का क्षमता निर्माण और पेशेवर विकास पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी ढांचा, स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं का विकास। विशेष ध्यान दिए जाएंगे लड़कियों की शिक्षा पर। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष पहल। पीएम श्री स्कूल, इस योजना के तहत मॉडल स्कूल विकसित किए जाते हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। वित्त पोषण, यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक योजना है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 60-40 यानी कि 60% जो मतलब बजट है वो केंद्र सरकार करेगा, 40% राज्य का। और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10%, मतलब विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं जिन्हें ज़्यादा बजट की ज़रूरत है तो उनके लिए 90% जो बजट होगा वो केंद्र सरकार का, 10% जो है उस राज्य का होगा। केंद्र सरकार द्वारा निधि आवंटन एनईपी 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना जैसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है जिस पर कुछ राज्यों और तमिलनाडु ने आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को समग्र, समावेशी और भविष्योन्मुखी बनाना है।
यह 1986 की राष्ट्रीय नीति का स्थान लेती है और प्री स्कूल से उच्च शिक्षा तक सभी सत्रों पर सुधार लाने का लक्ष्य रखती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन शिक्षा को अधिक लचीला बनाना है, कौशल आधारित वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? स्कूल शिक्षा में सुधार, 5+3+3+4 संरचना, जैसे कि पुरानी 10+2 संरचना की जगह नई संरचना लागू की गई है, जिसमें आधारभूत चरण यानी कि 5 वर्ष, जैसे 3 साल प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी और कक्षा 1 से 2 तक, मतलब 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए आधारभूत फाउंडेशनल स्टेज होगी। उसके बाद प्रारंभिक चरण 3 वर्ष का होगा, 3, 4 और 5वीं क्लास का। फिर माध्यमिक चरण होगा 3 वर्ष का, 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा का। फिर माध्यमिक चरण जो 4 वर्ष बच गए हैं 9 से लेकर 12th क्लास तक, और इसमें उम्र होगी 14 से 18 तक, जिसमें विषयों का लचीलापन होगा, मतलब कि जिसमें विषय अपने अकॉर्डिंग लिए जा सकते हैं, जिसमें ऑप्शनल विषय भी कुछ होते हैं 11th 12th में। तो इसी तरह से इसका जो स्कूल शिक्षा इसमें सुधार करने का ये एक इसकी विशेषता है। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी जो बच्चे की मदर टंग है, कक्षा 5 तक, मतलब 5वीं क्लास तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक जो स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, मतलब जो बच्चे को भाषा समझ आती है। 3 भाषा फॉर्मूला, छात्र 3 भाषाएं सीखेंगे, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। यह कुछ राज्यों जैसे कि तमिलनाडु के लिए विवाद का कारण है। बोर्ड परीक्षा में सुधार किया जाएगा, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पर कम दबाव वाली और अधिक योग्यता आधारित होंगी। उच्च शिक्षा दी जाएगी, इसके माध्यम से लचीलापन, स्नातक सत्र पर बहुविषयक और 3-4 साल के कोर्स के साथ ही बीच में बाहर निकलने का विकल्प भी होगा। 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री और 4 साल बाद रिसर्च डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा होगी, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET लागू होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50% नामांकन लक्ष्य 2035 तक है। उच्च शिक्षा में स्कूल नामांकन अनुपात को 50% तक लेके जाना। शिक्षण प्रशिक्षण, मतलब जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग 2030 तक। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता होगी 4 वर्ष BEd होगी और निरंतर पेशेवर विकास पर जोर दिया जाएगा। फिर इसके बाद डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें दीक्षा, स्वयं और NPTEL को बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इंटर्नशिप और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। समावेशिता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वंचित समूहों के लिए छात्रवृत्तियों और समर्थन किया जाता है। कार्यान्वयन और विवाद क्या है इसका? PM श्री स्कूल NP 2020 के तहत मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य तमिलनाडु इसे लागू करने का विरोध कर रहे हैं। 3 भाषा नीति, तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को शामिल करने की आशंका पर विरोध हुआ है। तमिलनाडु 2 भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी का पक्षधर है। तो तमिलनाडु चाहता है कि हमारे जो स्टेट है उसमें स्कूल्स में हिंदी ना हिंदी ना लागू की जाए, क्योंकि वहाँ जो तमिल और अंग्रेजी को वो उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। निधि पर भी विवाद हुआ है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया कि केंद्र ने NEP और PM श्री स्कूल योजना को लागू न करने के कारण समग्र शिक्षा योजना की 2151 करोड़ की निधि रोकी है, जो कि सहकारी संघवाद का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून 2025 को तत्काल सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। राज्य बनाम केंद्र शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए कुछ राज्य केंद्र के नियंत्रण को अपने अधिकारों पर अतिक्रमण मानते हैं। तमिलनाडु ने NEP 2020 को लागू करने से इनकार किया, क्योंकि वह इसे अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मानता है। राज्य का कहना है कि केंद्र ने निधि रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका रखी। यह मामला शिक्षा पर केंद्र राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद के सवालों को उजागर करता है। तो इससे रिलेटेड एक MCQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए सार्वजनिक प्रकटीकरणों के उत्पन्न शिकायतों का निपटारा करना। उच्च शिक्षा जिसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उसके लिए एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करने के लिए कई नियामक एजेंसियों को प्रतिस्थापित करना।
संस्थागत विकास योजना की प्रगति की निगरानी करना और तदनुसार धन उपलब्ध कराना, वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा नीति को हल्के लेकिन कड़े तरीके से विनियमित करना। तो उन्होंने पूछा इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं उल्लिखित है, मतलब जिसका इनमें प्रावधान नहीं किया गया, तो सी ऑप्शन है। जो संस्थागत विकास योजनाएं हैं उनकी प्रगति की निगरानी करना और धन उपलब्ध कराना, ये इसमें नहीं शामिल है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूज़ का, द स्टोरी ऑफ हाउ एसाफोटिडा मतलब हींग की खेती जो है केम टू बी सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो हींग की खेती भारत में सक्सेसफुली की जा चुकी है। CSIR द्वारा 28 मई 2025 को पालमपुर में हींग के पहले पुष्पन और बीज की रिपोर्ट दी गई है, जिससे पता चला है कि भारत में हींग की खेती की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2020 में प्रारंभिक बुवाई के लगभग 5 साल बाद हासिल की गई यह उपलब्धि पौधे के सफल अनुकूलन की पुष्टि करती है। भारत में हींग एसाफोटिडा की खेती की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि भारत दुनिया भर में हींग का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, पर फिर भी लंबे समय तक इसका उत्पादन देश में नहीं हो पा रहा था। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% हींग अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान से आयात करता था, जिसके लिए हर साल करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते थे। हींग की खेती शुरू करने की कहानी वैज्ञानिक अनुसंधान, सरकारी पहल और किसानों की मेहनत का एक नतीजा है। शुरुआत कब हुई इसकी? वैज्ञानिक अनुसंधान और बीज आयात कहाँ से हुआ? भारत में हींग की खेती की शुरुआत का श्रेय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर को जाता है। 2016 में IHBT ने हींग की खेती की संभावनाओं पर शोध शुरू किया था। भारत में हींग का मुख्य पौधा फेलोरा एसाफोटिडा स्वाभाविक रूप से नहीं उगता, इसलिए बीज ईरान से मंगवाए गए थे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली की मदद से 2018 में हींग की 9 किस्मों के बाजार आयात किए गए थे। वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ठंडे रेगिस्तान इलाके को हींग की खेती के लिए उपयुक्त पाया, क्योंकि यहाँ पौधा ठंडे और शुष्क वातावरण में अच्छी तरह से विकसित होता है। लाहौल की जलवायु और मिट्टी ईरान और अफगानिस्तान की परिस्थितियों से मिलती जुलती थी। प्रायोगिक खेती और पहली रोपाई कब हुई? 15 अक्टूबर 2020 को CSIR IHBT के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार ने लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में एक किसान के खेत में हींग का पहला पौधा रोपा था। यह भारत में हींग की खेती का पहला सफल प्रयोग था। शुरुआत में लाहौल के 7 गांव में 7 किसानों को ईरानी और अफगानिस्तानी किस्मों के 100 पौधे दिए गए थे। पहले साल में चुनौतियां आई। किसान रिनहांगजंग हायरपा ने बताया, ये किसान का नाम है, उन्होंने बताया कि 2020 में 12,000 फीट की ऊंचाई पर पौधे रोपे गए और पौधे टिक नहीं पाए। इसके बाद पौधों को 11,000 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया, जहां वे सफल रहे। समतल जमीन पर पानी जमा होने से पौधे सड़ गए थे, इसलिए दूसरे साल फिर ढलान वाली जमीन पर रोपाई की गई, जिससे सफलता दर 30 से 40% तक पहुंची। प्रशिक्षण और विस्तार कैसे हुआ? CSIR IHBT ने किसानों को हींग की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया था और मडगारन, बीलिंग और किलोंग गांव में प्रदर्शन भूखंड स्थापित किए गए थे। संस्थान ने 300 हेक्टेयर जमीन की खेती के लिए उपयुक्त माना और बीज उत्पादन श्रृंखला विकसित की। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में भी खेती शुरू की गई थी। इसके लिए चुनौतियां और इसकी प्रक्रिया क्या है? हींग का पौधा नाजुक होता है, इसे परिपक्व होने में 4 से 5 साल लगते हैं। पौधे की जड़ों से निकलने वाला गोंद हींग के रूप में उपयोग होता है। एक पौधे में औसतन 25 से 30 ग्राम हींग मिलती है और 1 हेक्टेयर में 200 किलोग्राम तक उत्पादन हो सकता है। बाजार में शुद्ध हींग की कीमत 35,000 से 40,000 रुपये प्रति किलो है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। हालांकि खेती में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लंबा समय लगता है, पौधों को पूर्ण विकसित होने में 4-5 साल लगते हैं। नाजुक पौधा, तेज धूप और अधिक पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसकी बहुत ध्यान से खेती करनी पड़ती है। सफलता दर कितनी है? शुरुआती प्रयोगों में सफलता दर केवल सक्सेस रेट इसका 30 से 40% तक। सफलता और भविष्य क्या है? 3 साल की मेहनत के बाद 2023 तक लाहौल में हींग के पौधे अच्छे से विकसित हो चुके थे और अगले 2 साल में इनसे व्यावसायिक हींग उत्पादन की उम्मीद है।
यह पहल न केवल भारत को हींग के आयात पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों से किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। किसान तेंजिन नोरबू जैसे स्थानीय लोगों ने इस प्रयोग में सक्रिय भागीदारी दिखाई। अब लाहौल की हींग को उन्नत खेती के लिए जाने की उम्मीद है, जैसा कि पहले ये आलू के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसके रिलेटेड MCQ है, उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल है? RKVY, PMKSY, परंपरागत कृषि विकास योजना या ई-नाम? तो ऑप्शन सी इसका है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ का, गवर्नमेंट इजेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन नॉर्म्स फॉर चिप इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स। चर्चा में क्यों है कि सरकार ने सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के लिए विशेष आर्थिक जोन जो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भूमि क्षेत्र विनियमों को ढील दी है, जिससे आवश्यक सहनती भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटकर 10 हेक्टेयर रह गया है। इस कदम का उद्देश्य डिस्प्ले मॉड्यूल, बैटरी और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सहित आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटक के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो घटक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। प्रमुख बदलाव क्या किए गए हैं? न्यूनतम भूमि आवश्यकता में कमी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण के लिए SEZ स्थापित करने की न्यूनतम भूमि आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों में निवेश में आसानी होगी। लचीलापन और छूट, SEZ इकाइयों को अब शुल्क भुगतान के बाद घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है। निर्मित वस्तुओं को अन्य SEZ और वेयर हाउसिंग जोन में स्थानांतरित करने की सुविधा भी है, जिससे उत्पादन और वितरण में लचीलापन बढ़ेगा। निःशुल्क प्राप्त या आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य शुद्ध विदेशी मुद्रा गणना में शामिल होगा और इसका मूल्यांकन सीमा शुल्क नियमों के आधार पर होगा। SEZ भूमि को केंद्र, राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों को बंधक या पट्टे पर देने के लिए ऋण मुक्त होने की शर्त में ढील दी गई है। तीसरा, लागू क्षेत्र कौन कौन सा होगा? संशोधन डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, सब असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लिथियम आयन सेल, मोबाइल और IT हार्डवेयर घटक, हियरेबल्स और वेयरेबल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर लागू होगा। उद्देश्य के इसके यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने, निवेश को आकर्षित करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। भारत का जो सेमीकंडक्टर बाजार है 2030 तक $100 बिलियन को पार कर सकता है, जिससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रक्षा प्रणालियों की बढ़ती मांग से बल मिलेगा। हालिया मंजूरी दी गई है 3 जून 2025 को अधिसूचित इन संशोधनों के बाद माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया और हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब देखिए सेमीकंडक्टर मार्केट क्या है। सेमीकंडक्टर बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस में उपयोग होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन, उत्पादन और वितरण से संबंधित है। यहाँ सेमीकंडक्टर बाजार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर बाजार का अवलोकन कैसे किया जाता है? वैश्विक बाजार का आकार कितना? 2024 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य लगभग 550 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2030 तक इसके $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं सेमीकंडक्टर बाजार में? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप, सेंसर और एनालॉग चिप्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। इनका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। प्रमुख खिलाड़ी कौन से इसके? TSMC ताइवान, इंटेल, सैमसंग, NVIDIA और क्वालकॉम वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनियां हैं। मतलब इसकी जो प्रमुख कंपनियां हैं इन सेमीकंडक्टर को बनाने वाली, विशेष रूप से जो ताइवान कंपनी है उसका 7nm और 2nm प्रौद्योगिकी में 70% से अधिक बाजार की हिस्सेदारी है।
हाल की स्थिति अगर देखें वैश्विक रुझान तो मांग में वृद्धि हो रही है। एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग ने सेमीकंडक्टर की मांग को बढ़ाया। 2025 में बाजार में 10 से 15% की वृद्धि की उम्मीद की गई है। आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां। हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें जैसे कि 2020-22 का चिप संकट ने सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रभावित किया था, लेकिन 2024-25 में स्थिति फिर से बैलेंस हो चुकी है। भू राजनीतिक प्रभाव क्या है? अमेरिका चीन व्यापार तनाव और ताइवान पर निर्भर ने कई देशों को अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तकनीकी प्रगति 2nm और 3nm चिप्स की ओर प्रगति हो रही है, जो कि अधिक शक्तिशाली ऊर्जा कुशल उपकरणों को सक्षम बनाएंगे। ताइवान की जो कंपनी है TSMC इस क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में सेमीकंडक्टर बाजार क्या है? सरकारी पहल की गई भारत के द्वारा। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज शामिल है। इसका लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण का हब बनाना है। प्रमुख निवेश क्या है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी। गुजरात में माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास 2023 में हुआ था और ये 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। अन्य यूनिट्स। भारत में अब तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुछ 28 से 90 mm चिप का उत्पादन शुरू करेंगी। पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 में बाजार में आने की उम्मीद है। कौशल विकास। भारत 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D विशेषज्ञों की सेमीकंडक्टर कार्यबल तैयार करने पर ध्यान दे रहा है। डिज़ाइन में भारत का 20% वैश्विक योगदान है। उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है? यूपी सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। उच्च पूंजी लागत है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने में अरबों डॉलर की लागत आती है। प्रतिभा की कमी है। भारत में अभी भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण में विशेषज्ञों की कमी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों का बाजार पर मजबूत नियंत्रण है। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती है? भारत का लक्ष्य अगले 5 से 10 वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इलेक्ट्रिक वाहन, 5G और AI जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने से भारत में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार की नीतियों और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद कर सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैलिफोर्निया टू स्यू ट्रंप फॉर इलीगल इमोरल नेशनल गार्ड डिप्लॉयमेंट, मतलब ट्रंप पर मुकदमा दायर किया गया। कैलिफोर्निया ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक बताते हुए मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गेविन न्यूसम और अटॉर्नी जनरल रॉब पोंटा ने इस तैनाती को राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन माना है, क्योंकि यह बिना गवर्नर की सहमति के किया गया था और बिना उचित कानूनी आधार के किया गया था। यह मुकदमा 10 जून 2025 को सैन फ्रांसिस्को को फेडरल कोर्ट में दायर किया गया। ट्रंप पर मुकदमे का आधार क्या दिया गया कि ट्रंप ने टाइटल 10 सेक्शन 12406 का हवाला देकर 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड सैनिकों को लॉस एंजलिस में अप्रवास विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए तैनात किया, जो कि केवल विदेशी आक्रमण, विद्रोह या संघीय कानूनों को लागू करने में असमर्थता जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति देता है। कैलिफोर्निया का क्या तर्क है कि लॉस एंजलिस में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और स्थानीय कानून परिवर्तन स्थिति को संभालने में सक्षम था। इसके अलावा इस कानून के तहत नेशनल गार्ड की तैनाती की गई और गवर्नर के माध्यम से आदेश जारी करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। न्यूसम ने कहा कि यह मुकदमा भय और आतंक पैदा कर रहा है और राज्य को आपातकालीन संसाधनों को कमज़ोर कर रहा है। तो ट्रंप जो अपना जो दबाव है वो बढ़ाना चाहता है, इसी वजह से वो कभी इधर तो कभी उधर पंगे लेता रहता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है? उन्होंने तर्क दिया कि प्रदर्शन हिंसक था और मतलब प्रदर्शन वहाँ पर हिंसक हो रहे थे और संघीय अप्रवासन परिवर्तन में बाधा डाल रहे थे, जिससे उन्होंने विद्रोह के रूप में वर्णित किया। हालांकि जो कैलिफोर्निया के अधिकारी हैं और कानूनी विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि यह कदम असामान्य, संभावित रूप से असंवैधानिक था, क्योंकि यह 1965 के बाद पहली बार है जब किसी राज्य ने गवर्नर की सहमति के बिना नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया है। मुकदमे में ट्रंप के आदेश को रद्द करने और तैनाती को रोकने के लिए विशेषता की मांग की है, मतलब उन्होंने कहा कि जो तैनाती उसको रोका जाए।
गवर्नर न्यूज़म का तर्क क्या है? उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक और अवैध तैनाती थी। न्यूज़म का तर्क है कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती टाइटल 10 सेक्शन 12406 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जो केवल विदेशी आक्रमण, विद्रोह या संघीय कानूनों को लागू करने में असमर्थता जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसी तैनाती की अनुमति देती है। न्यूज़म का दावा है कि लॉस एंजल्स में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जो कि इस तैनाती को उचित ठहराए। राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती बिना गवर्नर की अप्रूवल के की गई थी, जो कि गैर कानूनी है। यह कैलिफोर्निया की संप्रभुता और नेशनल गार्ड पर राज्य के नियंत्रण का उल्लंघन है। स्थानीय कानून परिवर्तन की पर्याप्तता। न्यूज़म का यह भी तर्क है कि लॉस एंजल्स में स्थिति थी, उसको नियंत्रण करने के लिए स्थानीय पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तक एजेंसियों पूरी तरह सक्षम थे, इसलिए नेशनल गार्ड की तैनाती आवश्यक और अनुचित थी, मतलब अनावश्यक, जरूरी नहीं थी और अनुचित थी। भय और आतंक का माहौल। न्यूज़म ने तैनाती को भय और आतंक फैलाने वाला कदम करार दिया, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रथम संशोधन अधिकारों को दबाता है। उनका कहना है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित था। आपातकालीन संसाधनों पर प्रभाव। न्यूज़म ने यह भी कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती से कैलिफोर्निया के जो आपातकालीन संसाधन हैं उनको कमज़ोर किया गया है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य वास्तविक आपदा स्थितियों से निपटने के लिए ज़रूरी है। अधिनायकवादी कदम है ये। न्यूज़म ने इस तैनाती को अधिनायकवादी करार देते हुए यह कहा है कि संघीय सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है, जो कि राज्य के अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। मुकदमे का प्रभाव क्या पड़ा? यह मुकदमा ट्रंप और न्यूज़म के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जिससे ट्रंप ने न्यूज़म की गिरफ्तारी का समर्थन करने की बात कही थी, जिसे बाद में उनके बॉर्डर जार टॉम होमन ने खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ न्यूज़म ने ट्रंप के कार्यों को अधिनायकवादी करार दिया और कहा कि यह कदम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रथम संशोधन अधिकारी को दबाने का एक प्रयास है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ का, हाउ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग निकल कैन बी मेड मोर सस्टेनेबल। मतलब निकल का जो उत्पादन और निष्कर्षण है वो और ज़्यादा कैसे मतलब कि उसको टिकाऊ बनाया जा सकता है। निकल एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग कई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन में किया जाता है, जो कि इसकी मांग 2040 तक प्रति वर्ष 6 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है। हालांकि ईवी की पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के लिए एक स्वच्छ विकल्प के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके उत्पादन के साथ छिपी हुई पर्यावरणीय लागतें जुड़ी हुई हैं, विशेष रूप से जो लिथियम आयन बैटरी के निर्माण को लेकर। तो इसके जो उत्पादन और निष्कर्षण है उसके लिए उसको अधिक टिकाऊ बनाने के उपाय दिए गए हैं। पहला, हरित खनन तकनीकों का उपयोग। ऊर्जा कुशल उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, उसका उपयोग खनन प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। निकल युक्त उत्पाद जैसे कि बैटरी और स्टेनलेस स्टील के पुनर्चक्रण को बढ़ाकर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन। खनन में जल के उपयोग को अनुकूलित करने और अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। जल पुनर्चक्रण प्रणालियों का उपयोग प्रभावी हो सकता है। कम प्रभाव वाली जो खनन तकनीक है उसको यूज़ किया जाए। इन सीटू लीचिंग जैसे कि तकनीकों का उपयोग जो पारंपरिक खनन की तुलना में कम भूमि को नुकसान पहुंचाती, उसको अपनाया गया है, मतलब अपनाया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। खनन क्षेत्रों में जहाँ पर भी खुदाई होती है, खनन जो माइनिंग का काम होता है, उसके बाद भूमि को पुनर्जनन और वनस्पति बहाली के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जनन करना। कार्बन तटस्थता की दिशा में कदम। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकों को अपनाकर उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों का समावेश। खनन परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। नवाचार और अनुसंधान। कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली नई निष्कर्षण और प्रसंस्करण तकनीकों पर शोध को बढ़ावा देना। अब देखिए भारत में निकल के भंडार और खनन की क्या सिचुएशन है। भंडार देखें अगर हम भारत में, तो मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक में पाए जाते हैं। उड़ीसा की जो सुकिंदा वैली है
उसके क्षेत्र में निकल का प्रमुख स्रोत है, जहां पर क्रोमाइट अयस्क के साथ निकल भी प्राप्त होता है। भारत में निकल की खोज मुख्य रूप से लैटराइट और सल्फाइड अयस्कों से की जाती है। इसका उत्पादन भारत में जो निकल का उत्पादन सीमित है और यह मुख्य रूप से क्रोमाइट और अन्य खनिजों के उप उत्पाद के रूप में होता है। भारत अपनी निकल की मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2023 तक भारत की निकल का वार्षिक उत्पादन लगभग 40 से 50 हज़ार टन अनुमानित है, जो कि वैश्विक उत्पादन का एक छोटा हिस्सा है। निकल का उपयोग क्यों किया जाता है? निकल का उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, मिश्रण धातु, बैटरी, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी होती है, उसको रासायनिक उद्योगों में होता है। भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है, ईवी उद्योग को बढ़ती मांग के कारण निकल की मांग में वृद्धि हो रही है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? निकल एक रणनीतिक धातु है, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और ईवी नीतियों के तहत निकल की मांग और प्रसंस्करण पर ध्यान बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इसका जो मांग है या इस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। निकल निष्कर्षण और उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? खनन भारत में निकल मुख्य रूप से खुले गड्ढे ओपन पिट माइनिंग के माध्यम से निकाला जाता है, विशेष रूप से सुकिंदा क्षेत्र में। प्रसंस्करण निकल को अयस्क से अलग करने के लिए हाइड्रोमेटालर्जी और पायरोमेटालर्जी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएं ऊर्जा गहन और पर्यावरणीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आयात भारत अपनी निकल आवश्यकताओं का लगभग 50 से 60% आयात करता है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडोनेशिया में। चुनौतियां क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, निकल खनन से मिट्टी और जल प्रदूषण की समस्या होती है, जो कि स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। आयात निर्भरता, भारत में निकल उत्पादन सीमित होने के कारण आयात पर निर्भरता एक और चुनौती है। उच्च लागत, टिकाऊ तकनीकों को लागू करने के लिए प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है, जिसके लिए सरकारी सब्सिडी और निवेश की ज़रूरत होती है। सरकारी नीतियां और पहल क्या किए गई हैं भारत सरकार के द्वारा? भारत सरकार ने नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 और मिनरल कंसेशन रूल्स में खनन को टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। फेम, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस योजना के तहत बैटरी रिसाइकलिंग और निकल की मांग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन जैसे प्रयासों से खनन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने की दिशा में काम हो रहा है। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ नीतियां और पहल की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण निकल की वैश्विक मांग में वृद्धि हो रही है। भारत में 2030 तक ईवी बाजार के विस्तार से निकल की मांग में 20% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील और वेदांता निकल के पुनर्चक्रण और टिकाऊ खनन पर ध्यान दे रही हैं। तो इससे रिलेटेड क्या PYQ क्या है? निकल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? फिलामेंट, मॉन्ड, फैलाव या वेपर डिपोजिशन? तो मॉन्ड प्रक्रिया, इसका ऑप्शन है बी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है न्यूज़ का? इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क टू बी बिल्ड इन दिल्ली, सेज मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ने कहा है कि जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा भारत का पहला पार्क, जो कि दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। उद्योग मंत्री जो हैं मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और DSIIDC को टेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया। 11.4 एकड़ में बनने वाला यह पार्क PPP मॉडल, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है, उस पर आधारित होगा। हर साल 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट का प्रोसेसिंग करेगा। इससे 350 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी तरह से चालू होने के बाद यह इको पार्क अगले 5 वर्षों में दिल्ली के कुल ई वेस्ट का लगभग 25% जो है वो प्रोसेस करेगा। DSIIDC इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है। देश की बढ़ती ई वेस्ट समस्या का समाधान करने का ये एक उपाय निकाला गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश है, जहां हर साल 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक ई वेस्ट उत्पन्न होता है।
इसकी वृद्धि दर 23% प्रतिवर्ष है। दिल्ली अकेले देश के कुल ई वेस्ट में 9.5% हिस्से का योगदान कर रहा है। यह वहीं वैश्विक स्तर पर 17.4% ई वेस्ट की रिसाइकल किया जाता है, जिससे लगभग $57 बिलियन मूल्य के तांबा, लिथियम और अन्य दुर्लभ धातुएं नष्ट हो जाती हैं। लोगों को सशक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना ये इसका एक उद्देश्य है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग के अलावा इको पार्क में डिसमेंटलिंग, रिफबिशिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, प्लास्टिक रिकवरी और सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। साथ ही असंगठित क्षेत्र के हजारों कामगारों को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु स्किलिंग और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ई कचरा तकनीक क्या है? संग्रहण और छंटाई होगी। सबसे पहले विवरण है इसका। ई कचरे को घरों, व्यवसाय, उद्योगों में संगठित तरीके से एकत्र किया जाता है। इसके बाद इसे मैनुअल या स्वचालित तरीके से छांटा जाता है। फिर इसकी तकनीक क्या है? ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, पिकअप सेवाएं और रिवर्स लॉजिस्टिक्स सिस्टम। छंटाई में इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रकार जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी और सामग्री, प्लास्टिक, धातु, सर्किट बोर्ड के आधार पर अलग अलग किया जाता है। दिल्ली के होलंबी कला ई कचरा पार्क में छंटाई के लिए विशेष जोन होंगे। डिसमेंटलिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उनके घटक जैसे कि स्क्रीन, सर्किट बोर्ड, बैटरी, प्लास्टिक कवर में मैनुअल या अर्ध स्वचालित तरीके से अलग किया जाता है। इसका तकनीक क्या है? स्क्रू ड्राइवर, कटिंग टूल्स और रोबोटिक सिस्टम का उपयोग। खतरनाक सामग्री जैसे कि लेड, मरकरी को सुरक्षित रूप से अलग किया जाता है। इसका लाभ क्या होगा कि उपयोग योग्य हिस्सों की पहचान और खतरनाक पदार्थों का सुरक्षित निपटान होगा। रिसाइकलिंग और डिसमेंटलिंग के बाद सामग्री को रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उपयोग योग्य कचरे माल में बदल जाते हैं। इसकी तकनीक क्या है? मैकेनिकल रिसाइकलिंग जो क्रशिंग करती है, श्रेडिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा धातु, प्लास्टिक और कांच को अलग करना। मेटलर्जिकल प्रक्रिया, रासायनिक सॉल्वेंट्स का उपयोग करके कीमती धातु, सोना, चांदी, तांबा निकालना। पायरोमेटलर्जिकल प्रक्रिया, उच्च तापमान पर धातुओं को गलाकर पुनर्प्राप्त करना। उदाहरण इसका क्या है कि दिल्ली में ई कचरा पार्क जब बनाया जाएगा तो प्लास्टिक रिकवरी और धातु निष्कर्षण के लिए उन्नत मशीनरी का उपयोग किया जाएगा। रिफर्बिशिंग एंड रीयूज किया जाएगा। कार्यशील इलेक्ट्रॉनिक्स या उनके हिस्सों को मरम्मत करके दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। डायग्नोस्टिक, कोडिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर रिप्लेसमेंट। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को सेकंड हैंड मार्केट में बेचे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की आयु बढ़ाना, इसका लाभ होगा नया कचरा कम करना और दिल्ली पार्क में इसका एक विशेष जोन जो है प्रस्तावित है। ये जितने भी अलग अलग जोन है जिसमें हमने देखा जो संग्रहण, कलेक्शन एंड स्टोरिंग, डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग, फिर उसके बाद रीयूज एंड जो ये रेफर्बिशिंग है ना, तो रेफर्बिशिंग एंड रीयूज ये सभी जो है जब दिल्ली में ई पार्क बनेगा तो उसमें सभी जोन अलग अलग स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद खतरनाक पदार्थों का निपटान होगा। ई कचरे में जो खतरनाक पदार्थ जैसे कि बैटरी में लिथियम और मॉडिएटर में मरकरी होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं सेहत के लिए, तो उनको सुरक्षित रूप से निपटारा किया जाएगा। इंसिनरेशन नियंत्रण करना, नियंत्रित जलाना, लैंडफिलिंग, विशेष लैंडफिल में दफन और केमिकल न्यूट्रलाइजेशन, तो ये इसकी टेक्निक्स होंगी। इसका महत्व क्या है? पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान से बचाना, इसके लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। डाटा सिक्योरिटी, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हार्ड ड्राइव, मोबाइल से डाटा को पूरी तरह से हटाया जाता है क्योंकि प्राइवेसी बनी रहे। फिर टेक्निक क्या है इसकी? डाटा वाइपिंग सॉफ्टवेयर, डिगॉसिंग जो चुंबकीय डाटा नष्ट करना और फिजिकल ड्राइव शेडिंग। इसका लाभ होगा कि डाटा लीक होने की जो रोकथाम है उसको लागू किया जाएगा, मतलब डाटा किसी का भी लीक ना हो। उभरती तकनीकें क्या क्या हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बायो लीचिंग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके धातुओं को ई कचरे से निकाला जाएगा जो कि कम प्रदूषणकारी है। ऑटोमेटेड सॉर्टिंग होगी, एआई और रोबोटिक्स आधारित सिस्टम से स्टीक सामग्री छंटाई की जाएगी।
सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल, डिज़ाइन सत्र पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना जो कि आसानी से रिसाइकल हो सके। भारत में इसकी चुनौतियां और पहल क्या है? चुनौतियां क्या है? असंगठित क्षेत्र में 90% ई कचरा प्रबंधन जागरूकता की कमी है और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। मतलब भारत में अभी तक जो कचरा है उसको प्रबंधन करने की पूरी तरह से जो ढांचा चाहिए, बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है भारत में, और इसका जो 90% ई कचरा प्रबंधन उसमें जागरूकता की कमी है, असंगठित क्षेत्र है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। इसके लिए पहल क्या है? दिल्ली का होलंबी कला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क जो कि 51,000 टन प्रति वर्ष ई कचरे का प्रबंधन करेगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 उत्पादकों को ई कचरा एकत्र करने की जिम्मेदारी देता है। निजी कंपनियां जैसे कि एट्रो और ई परिसरा उन्नत रिसाइकलिंग तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। तो ये कंपनियां जो है रिसाइकलिंग जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करेंगी, और मतलब अभी भी कर रही हैं। और बाकी दिल्ली में जो पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क है वो बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने कल के करंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।